रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। और आज हम बहस कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर। नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा। आइए शुरू करते हैं रजनीश कुमार जी के साथ। आज का मुद्दा जैसे सर ने बताया, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो आज नए मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं और पुराने काफ़ी मिनिस्टर कैबिनेट में नहीं है, हम आज इस बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, अभी करंट गवर्नमेंट के लिए ये कितना स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़, और इससे हमारे एज अ होल हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सर, पहला सवाल ये है कि आज जो ये नया मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए और हमारे काफ़ी एक्स मिनिस्टर्स हैं जो अब कैबिनेट में नहीं हैं, तो इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या हमारे जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो हमें क्या संकेत देना चाहते हैं इस चीज़ से, या सिटीजन्स को क्या इशारा मतलब क्या सिंबल है इस चीज़ को? सिंबल स्पष्ट है कि कुछ लोग जो नॉन फॉर्मिंग मिनिस्टर थे उन्हें हटाया गया है, ये तो साफ दिख रहा है। खास के अपोजिशन से भी जो डिमांड चल रही थी, इवन मैं भी कई बार तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ऐप है नमो ऐप और ट्विटर हैंडल है, उस पर मैंने भी रिक्वेस्ट किया था और डिमांड किया था कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे श्रीमान डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वो पूरी तरह से फेल साबित हुए। खास करके जो कोरोना का जो सेकेंड वेव आया था, तो उसका आकलन करना कि उस वेव का वेरिएंट का क्या इफेक्ट होगा और ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, तो उसका आकलन करने में हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरह से फेल हुई थी। बस क्योंकि एडवाइजरी तो उसे ही देना था। अगर वह सरकार को सतर्क करते कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक लाइन में सम अप करना चाहता हूँ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के काम को। इट अपीयर्ड टोटली डल, जस्ट लाइक ए टीच वार्ड। अब आप समझ सकते हैं। जी सर। लेकिन सर, यहाँ पे सवाल जो आता है कि क्या इस चीज़ का ये जो भी कमियां रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, और जो भी कोविड के टाइम पे हम अंडर प्रिपेयर्ड थे, क्या इस चीज़ का हम 100% फॉल्ट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को ठहरा सकते हैं? उनको इस चीज़ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं 100%, या इसमें बाकी लोग भी शामिल हैं? देखिए, अब 100% तो जवाबदेही की जब बात आएगी तो कप्तान साहब प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भी जवाबदेही है। लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते थे कि हेल्थ मिनिस्ट्री हैंडल करने में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन एक बेसिक रूटीन वर्क था जो वह अपने एक्सपर्ट के लेवल पे कम से कम देश को सतर्क करते कि ये सेकेंड वेव आ रहा है, कब आ रहा है नहीं भी बताते, लेकिन इतना बताना था कि इस वेरिएंट का इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने जैसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, अब सडनली तो बहुत सारा ऑक्सीजन प्लांट कमीशन नहीं किया जा सकता, लेकिन यही काम जनवरी फरवरी में हो जाता। दूसरा, ये जो भीड़ भाड़, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटेशन है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, थोड़ा भी अगर एडवांस देते तो ये जो एग्जाम थे बच्चों के पहले हो जाते, चुनाव को रोका जा सकता था। इवन चेन्नई हाई कोर्ट ने भी बोला कि इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर। तो मैं तो मैंने हर्षवर्धन साहब को शुरू से ही मैंने कोरोना के सामने वो फेल हो गए। एज ए डॉक्टर ही वॉज गुड डॉक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग, बट एज ए हेल्थ मिनिस्टर ही फेल। तो उनको हटा के ठीक ही किया है, ये मुझे एक अच्छा लगा। पूरे कैबिनेट रिशफल में एक अच्छा लगा। उम्मीद है इस नए कैबिनेट से हमें फायदा हो। अब सर, जो अगला सवाल हम यहाँ पे जरा सा एक पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस करते हैं, बिहार का अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि आप भी हम बिहार के पॉलिटिक्स में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, तो सर यहाँ पे सवाल ये कि बिहार के काफ़ी मिनिस्टर्स प्रमोट हुए हैं। काफ़ी मिनिस्टर्स जो पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं था, अब उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, बल्कि काफ़ी ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया गया है। तो इसका इसका क्या इम्पोर्टेंस है, या इसका क्या असर होगा? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बिहार को जो मिनिस्ट्री दी गई है वो इनसिग्निफिकेंट मिनिस्ट्री शुरू से ही रही है। मतलब उसमें बिहार के कल्याण की ज्यादा बातें नहीं थी, केवल एक ही मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पहले भी वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, आर के सिंह साहब, जिनको अभी प्रमोट करके कैबिनेट बनाया गया।
कैबिनेट रैंक दिया गया। और उनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना तो वो बोल रहे थे कि वो देश को एनर्जी प्लस, इलेक्ट्रिसिटी प्लस बनाएंगे। लेकिन जहां तक बिहार की बात थी, नेशनल ग्रिड से उसे जो सुविधा मिलेगी मिलेगी, लेकिन कोई उन्होंने भी रोजगार की एक शब्द बात नहीं की। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि इसमें बिहार में वो क्या करेंगे। ठीक है, देश के लिए आप बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार के बारे में कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं था। मोर ओवर बिहार में जो रोजगार की बात होगी उसके बारे में तो उनके पास कोई प्लान नहीं था। सबसे जो बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, दो बात है जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहली, जो रविशंकर प्रसाद थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और आईटी भी देख रहे थे, और अभी हम सब लोग जानते हैं कि वो ट्विटर को ठीक कर रहे थे, मतलब ट्विटर को लीगल रूल्स पढ़ा रहे थे, और उस समय उनको हटा दिया गया है। और एक ऐसे बंदे को जिन्हें रेलवे भी दिया गया है, वो पहले से आईआईटी से और एमबीए आईएएस रहे हैं, उस बंदे को ही वही प्रभार दे दिया गया। तो यह माने साफ लग रहा है हम लोग अपोजिशन लीडर्स को कि यह पॉलिटिक्स हुआ है, और गवर्नमेंट ने ट्विटर के सामने, अमेरिकन पावर प्रेशर के सामने वो कर दिया। नहीं तो जो मिनिस्टर इतना फॉर फ्रंट पे सोशल मीडिया को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा था और उसे अपोजिशन से भी सपोर्ट मिल रहा था, उसको इमीडिएटली ड्रॉप कर देना, ठीक है, टाइम के साथ होता, कम से कम वो लॉ डिपार्टमेंट देखते रहते, लेकिन लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों डिपार्टमेंट उनका हटा दिया गया। तो ये एक बहुत संदेहास्पद बात है जिसे हाई लेवल पे क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। ताकि ट्विटर, फेसबुक, इस सब के साथ जो लड़ाई हो रही थी, इनको जो इंस्टाग्राम डिसिप्लिन करने की बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की केंद्रीय सत्ता है, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, माने आई डोंट नो, लेकिन जब मिनिस्ट्री की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी तो बहुत दिन के बाद मैंने देखा कि ही माने जनरली अभी आजकल आप देखेंगे तो ही माने नॉट हैविंग द एनर्जी विथ व्हिच ही वाज अर्लियर स्पीकिंग, माने काफी डल स्पीच रहता था। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक तरलता थी, जैसे बरसाती नदी में रहता है, और जो मिनिस्टर स्वेरिंग इन करके आ रहे थे, जा रहे थे, उनकी आंख काफी ध्यान से स्कैनिंग कर रही थी। मतलब प्राइम मिनिस्टर चौकन्ना है। और बिहार के किसी भी मिनिस्टर को 8-9 साल हो गया कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या कहना चाहता हूं, जैसे राष्ट्र की नीति तय करती है सीसीपीए, कैबिनेट कमिटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसका हेड होम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट का फिर सीसीएस, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो राष्ट्र की सुरक्षा, उसमें कौन कौन फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, तो इसमें होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, फाइनेंस होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी होते थे। लेकिन बिहार से कोई भी मिनिस्टर इस ऐसे पोर्टफोलियो में नहीं है जो देश की जो महत्वपूर्ण पॉलिसी मैटर्स है, फाइनेंशियल मैटर है, सिक्योरिटी मैटर है, पॉलिटिकल मैटर्स है, उस पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। सारे जो मिनिस्टर्स वो इस तरह से जैसे ऑफिस माने कारकुन होता है, एक बजट दे दिया गया, आप उसको एक्सक्यूट कीजिए, चाहे वो बाबू गिरिराज सिंह हो, मत्स्य विभाग दिया गया, आरके सिंह साहब ने काम किया है, उन पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, जस्ट आई वांट टू हैव ए वेट, वॉच एंड वेट कि वेदर ही विल जनरेट समथिंग फॉर बिहार और नॉट। उसके बाद आप देखिए बिहार से कोटे से ही बने हैं भूपेंद्र यादव, अब उनको कैसा परफॉर्मेंस होगा देखना है। आरसीपी सिंह जो जेडीयू से आए, स्टील मिनिस्ट्री दिया है, उनसे थोड़ा उम्मीद है, वो काफी होशियार है, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी किसी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में इंक्लूड नहीं किया गया। तो है 4 कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट जो राष्ट्र नीति, मैंने मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिहार के जो नेता हैं उन्हें इस काबिल नहीं समझते हैं कि राष्ट्र की दिशा निर्देशन में, राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भागीदारी है। यह मैं कह रहा हूँ, और हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं यह हो रहा है, बिहार को इग्नोर किया जा रहा है। जैसे यूपीए 2 ने किया था वही चल रही। यूपीए 1 में आप देखिए बिहार से 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, रामविलास पासवान एंड श्री लालू प्रसाद जी, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे तो बिहार से परमानेंट चला गया, और उनके भाई रामविलास जी के भाई पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट रैंक दिया गया, लेकिन
फूड मिनिस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग दे दिया। तो बिहार को माने प्राइम मिनिस्टर साहब समझ नहीं रहे एलिजिबल, केवल आर.के. सिंह साहब ने अपने परफॉर्मेंस से लिया है। तो और यहाँ पे ये बात बिल्कुल बिल्कुल, और हमें ये तो सबको पता है कि जब केंद्रीय सरकार बनती है तो यहाँ पे यूपी और बिहार का कितना बड़ा रोल रहता है केंद्रीय सरकार बनाने में, और कितने सीटें होती है बिहार से। तो इस जगह पे बिहार को एक वैसे भी एक इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। तो सर यहाँ पे उत्तर भारत के सबके सब सीट आपके पास है। अभी एनडीए ने सारे सीट जीते हैं, आपको भी पता है, एक सीट केवल किशनगंज का छोड़ के। लेकिन उसके बाद आप बिहार को किसी भी इम्पोर्टेंट कमिटी में बिहार के लीडर्स नहीं है, कि हम क्या कहें, माने बिहार के लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर साहब लायक नहीं समझते क्या? सर यहाँ पे एक सवाल जो मेरे मन में मैं पूछना चाहूंगा, और जो सवाल आपके पार्टी ने भी काफी ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया है पिछले कुछ महीनों में, जब इन्होंने अभी बिहार इलेक्शन में जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि फ्री वैक्सीन वाला चीज, कि बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, और जो नहीं हुआ ऑब्वियसली हमें दिख रहा है। इसको लेके बिहार के एक बीजेपी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने मंत्री हैं, उनको आपको क्या लगता है, इनको आवाज उठाना चाहिए था इस बारे में? नहीं, आप बिहार के किसी भी मिनिस्टर्स का, जो खास के मिनिस्टर और बीजेपी एमपी के स्टेटमेंट देखिए, they have only one intention that they should pour the magnitude of admiration to Prime Minister साहब। उनके हर बात में एक ही बात आपको निकलेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रशंसा, लेकिन वह अपने प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं पा रहे। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, और हमारे भी है, जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब है, वो चाहते हैं लोग काम करने वाले, परफॉर्मर्स हो। लेकिन बिहार के आप मिनिस्टर्स देखिए, फ्री वैक्सीनेशन की बात की, बीजेपी के लीडर्स ने एक बात नहीं बोला, बाकी प्रदेश के बीजेपी के लीडर्स ने भी बोले, लेकिन बिहार के किसी लीडर्स, किसी मिनिस्टर्स ने इसमें हल्ला नहीं मचाया कि फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। हल्ला नहीं मचाते, दे शुड हैव टोल्ड जेंटली एटलीस्ट टू प्राइम मिनिस्टर साहब कि नो। बिल्कुल, हमेशा मतलब प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, कि हम सब रिस्पेक्टफुली भी बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, यू शुड बी जेंटल बट फर्म, बट नो। आप किसी बीजेपी एमपी के स्टेटमेंट नहीं आते, जेडीयू एमपी के स्टेटमेंट नहीं है कि कोरोना काल में जो इतना हुआ, बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, कोई रोजगार सेंट्रल मिनिस्टर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में बिहार के एमपी मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मत्स्य विभाग के जो मिनिस्टर है, सेंट्रल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री बाबू गिरिराज सिंह, उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, आपकी प्रमोशन हुई है तो आप माने क्या करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्रीम रियलाइज होगी। उनके पूरे स्टेटमेंट में मैंने ये देखा कि कहीं भी उनके पास कोई विजन नहीं था। जैसे मत्स्य विभाग ही है, बिहार में हर दिन, अभी कोरोना का नहीं कहूँगा, ट्रक लोड आंध्रा से मछली आती है, बगल में बंगाल है, हर जगह से मछली आती है, लेकिन उनके पास कम से कम उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया, बस। उनके पास कोई विजन नहीं है कि बिहार को कम से कम फिशरी में कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, इस बारे में कुछ नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं तो उसमें आप एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है, और कैसे आत्मनिर्भर होगा, आप रोड मैप तो बताइए। कम से कम 10,000 लोगों के लिए रोजगार की अगर बात वो करते एक शब्द में, ही रेज द इंटेलेक्चुअल फेंसिंग, इधर उधर की बात करके वोट डाले। तो ये मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास विजन नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु से टी.आर. बालू, इनको मैंने देखा था मिनिस्टर के रूप में, जहाज रानी मिनिस्टर थे। तमिलनाडु में आप जाइए, ताम्बरम है चेन्नई के पास, पूरा वीरान इलाका था, उसमें इन लोगों ने शिपिंग यार्ड मतलब इतनी फैसिलिटी कमीशन की वहां पर। मैंने जो यूपीए 1 में टी.आर. बालू थे जहाज रानी मिनिस्टर, 4 साल के अंदर हर आदमी कहता था कि 4 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। हुसूर बेंगलोर के बगल में है, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिक्शा, क्या क्या वहां नहीं बन रहा। लेकिन बिहार के किसी भी मिनिस्टर में ऐसा विजन मैं नहीं देखता हूँ। बेगूसराय में हजारों एकड़ जमीन है, लैंड प्रॉब्लम नहीं है। समस्तीपुर में है जमीन, चीनी मिल के पास है, बहुत सारा जमीन है। मुजफ्फरपुर फेज 1-2 में इतने जमीन बेकार पड़े। लेकिन बिहार के किसी मिनिस्टर में, बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, कम से कम फिशरी देख रहे हैं बाबू गिरिराज सिंह साहब, उनके पास
आरके सिंह साहब पावर मिनिस्ट्री में, तो पावर मिनिस्ट्री को कम से कम एक पार्ट कुछ लाते, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाते, कम से कम सेल्स डिवीजन लाते, जिससे कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट होता। इसका कोई रोड मैप नहीं। ये सब प्राइम मिनिस्टर साहब के भाषण को बेच के, ड्रीम को बेच करके जी रहे। सबसे तो बात करता हूँ, इलेक्शन के समय गिरिराज सिंह साहब बोलते थे पॉपुलेशन की बात, इट इज ए कैंसर इन द लास्ट स्टेज। और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत शर्मा ने इस डिबेट को शुरू किया, लेकिन उनके तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। पॉपुलेशन तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ही, पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है, लोग बच्चे कैसे ठीक से पढ़ेंगे, कैसे उनका हेल्थ होगा, इतने बच्चे हैं, कोई उपाय नहीं है। बिहार में एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, इलेक्शन आएगी तो ये बात शुरू करेंगे। और वो जो बोल रहे थे ना, जितने मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट देखा या स्वेरिंग इन हो रही है, सब में मैंने देखा दे वर हैविंग नॉट एनर्जी। अर्लियर इफ द बीजेपी लीडर वर स्पीकिंग, तो आप देखेंगे इतने तेज बोलेंगे कि उनके एक शब्द दूसरे शब्द से मर्ज कर जाते थे, माने वर्ड्स मर्ज, and it took too much attention to decipher their sentences. But today I have seen how the fishery minister was speaking, or other ministers means they were thinking what shall I say. लेकिन एक बात वो भूल गए, बिहार में लग रहा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिके है, डिके हो रहा है, लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस कमी हो रही है, लेकिन ये बात गलत है। लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी में डिके, आई एक्सेप्ट, उनकी आइडियोलॉजी जो कमिटमेंट है बिहार में डेवलपमेंट का उसमें है, लेकिन बिहार का जो मास है इट इज अलर्ट, इस डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज अलर्ट, पीपल आर वाचिंग वेरी केयरफुली। तो मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस एकदम खराब है, एकदम खराब। मैं तो आपको फिशरी का एग्जांपल दिया है, इट नीड ए, केवल आरके सिंह साहब जो है पावर मिनिस्टर, उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे मिनिस्टर कोई काम। स्टील मिनिस्टर का परफॉर्मेंस हमें देखना भी है, देखिए क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो सर यहाँ पे जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैं आपसे एक जनरलाइज सवाल पूछता हूँ कि आप एज ए होल हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था अब तक, उनका परफॉर्मेंस कैसा था अब तक, आपको क्या लगता है? देखिए काफी मिनिस्ट्री था, जैसे रेलवे में पीयूष गोयल साहब बहुत दिन से बेकार बेकार, कोरोना का नाम लेकर के रेलवे को बैठा के रखे। ये जो खाली टाइम था, जैसे फौज काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री काम कर रही है, ये उनके पास गोल्डन टाइम था। जो जितना रिपेयर वर्क है, पटरियों का काम था, स्टेशन रिपेयर था, ये पुल बनाना थे, सारे काम वो करवा लेते। लेकिन आप वो तो छोड़िए, कोरोना के नाम पे एक दिन जो आज राजधानी में खाना दी जा रही है उसका आप कंडीशन देख लीजिए, ट्रेन की सफाई, कोरोना काल में आप सफाई का स्थिति जाकर के देख लीजिए, वर्स्ट यू विल सी। हम लोग राजधानी जब से चलिए तब से चल रहे हैं, लेकिन आज आप राजधानी देख लीजिए, बाकी ट्रेन का भी हालत आप देख लीजिए। उन्होंने यह टाइम का कोई यूज नहीं किया। वही हेल्थ मिनिस्टर के बारे में मैंने बोला, लेकिन यह एक गलत ट्रेंड अब शुरू हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नौकरशाहों को देते जा रहे हैं। जैसे देखिए फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब फॉरेन सर्विस के आए हुए हैं, पावर मिनिस्ट्री जो अच्छा परफॉर्मेंस आरके सिंह सर आईपीएस। अभी देखिए रेलवे और एक आईटी, ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी, मींस एमटेक फ्रॉम आईआईटी एंड वास्टन इंस्टीट्यूट अमेरिका से एमबीए। मींस ये क्या कह रहा है, मिनिस्टर्स द पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट एबल टू डिलीवर, मींस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहा है, एंड इट इज ओनली द ऑफिसर्स who will come in politics and they will deliver। तो यह एक बहुत ही गलत संकेत है, क्योंकि अफसरों को पीपुल एस्पिरेशंस पता नहीं है। पब्लिक चाहती है रोजगार, जो भी काम हो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, लेकिन इन अफसरों के पास विजन नहीं। तो ये एक अलार्मिंग चीज जिसके बारे में मैं सावधान करना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ा मेरा डिमांड है कि फाइनेंस मिनिस्टर शुड को हर 2 दिन पे 4 दिन पे हम लोग बराबर ट्विटर पे पीएमओ ऐप पर बराबर कह रहे हैं कि निर्मला सीतारामन जी हैज नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंट्री। हिज फादर इन लॉ नरसिम्हा राव जो आज है भी, वो नरसिम्हा राव की पुतोहू है, वो ब्रिटेन में अपना एक फाउंडेशन चलाती थी, सुषमा स्वराज ने उन्हें लाके यहाँ बना दिया। उनको इस देश में क्या जरूरत है, लोग मर रहे हैं रोजगार के लिए, वो कुछ और 1.5 लाख करोड़ क्रेडिट दे दिया, 1 लाख करोड़ ये दे दिया। जैसे मनमोहन सिंह आए थे 91 में, तो एक रोजगार का बर्स्ट हुआ था अपॉर्चुनिटी का। इस तरह का कोई विजन नहीं है। और रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास,
कभी कोई इंटेलेक्चुअल स्पीच मैंने सुना नहीं उनका। ये दो देश पर बांटे। माने मेरे को तो सबसे ज्यादा ये था कि दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड हैव बीन चेंज्ड, दैट वाज द अर्जेंट, एंड द रिजर्व बैंक गवर्नमेंट दैट हैज नॉट चेंज्ड, आई थिंक। इस टाइम पे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा ही मुद्दा, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा। और बहुत हर दो बड़ा। दिन में फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हम ये कर दिए वो कर, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ, वो पैसा कौन ले रहा, किसको हेल्प हो रहा? कॉमन मैन के पास एकदम नहीं आ रहा पैसा, एक रोजगार जनरेट नहीं रहा, बस आईटी सेक्टर बेस्ड रोजगार है, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं। मिडिल क्लास जहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल, जब इस देश में ऐसा हालात है कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की तरफ मतलब प्रगति तो छोड़िए, मतलब रिवर्स जा रहा है कि मिडिल क्लास के कुछ परसेंट लोग अब लोअर मिडिल क्लास में जा रहे हैं। लोग बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लोग स्थिति, बच्चों इस को हालात में के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस हालात में ऐसा नहीं है कि एक बार इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन हर महीने हर हफ्ते हुए जा रहा है। आज अगर एलपीजी महीने के 1 तारीख को अगर 10 रुपए बढ़ता है तो एलपीजी का प्राइस महीने के अंत तक और 10 रुपए बढ़ जाता है। तो ये तो एक, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई विजन नहीं है। रिजर्व बैंक का गवर्नर तो क्या कर रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पूरा देश में सब कह रहा है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर अयोग्य व्यक्ति है, सब कह रहा है, ए टू जेड। जब देश में डेमोक्रेसी है भाई, आप डेमोक्रेसी के हिसाब से चलिए। If everyone not believing in the ability of the governor of Reserve Bank, then he must be removed. Nobody is trusting the finance minister. She must go. लेकिन नहीं, अपोजिशन को सुनने की बात ही नहीं। तो है, उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल से हमें कुछ डेवलपमेंट्स दिखे और अब कुछ प्रगति हो इस मामले में। अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर थर्ड वेव आता है तो अब, बट देखिए थर्ड वेव की बात चल रही है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री क्या एडवाइजरी दे रही है कि हॉस्पिटल क्या प्रिपरेशन करे? कोई एडवाइजरी नहीं है, बचते रहो बचते रहो बचते तो रहो, लेकिन एकाएक कोई स्पेशल दवाई की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। यही तो फेलिंग है ड्यूटी। लेट अस होप न्यू मिनिस्टर विल डू। ओके।